दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। दूजे सुख के बारे में अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम लोग पहले सुख के बारे में बातचीत करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे, हेल्थ कैसे बेटर हो और हम अपनी वेल्थ को हम कैसे पूरी जिंदगी एंजॉय कर पाएं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आज हमारे मेहमान एक बहुत खास पर्सनैलिटी हैं। मैं पिछले 5 दिनों से एक हेल्थ कैंप में हूं, संत खिदाराम योगा एंड नेचर केयर हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर गुलाब राय टेवानी सर आज हमारे मेहमान हैं। तो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करते हैं डॉक्टर गुलाब राय मेटवानी सर का। गुलाब सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच सर। और ये आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है कि आप अपने व्यूअर्स के लिए ऐसा टॉक शो चलाते हैं जहां पर उनको सब चीज़ें मिलती। मैं काफ़ी आपके वीडियोस फॉलो करता भी हूं और उसमें बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे हेल्थ के रिलेटेड हो, महान महान हस्तियां आपके चैनल पे आ चुकी है। तो ये मेरा सौभाग्य है आपके साथ में आज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये मेरा भी सौभाग्य है सर कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू शूट करता हूं और उनके साथ में नजदीक बैठने का मौका मिल जाता है इस बहाने। और जितने भी महान लोग आए ना सर, उनको इस सब्जेक्ट की बहुत आवश्यकता है, हर किसी को जरूरत है, जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जी सर। हमारे चैनल पे सर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बहुत बार आए, मेरे खास मित्र हैं। हाँ, तो वो उनसे मेरा एक अलग स्नेह है। शायद 3 या 4 बार मैंने उनके इंटरव्यू किए हैं और बहुत उनको पसंद करते हैं हर व्यक्ति। और आज हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बातचीत करेंगे। मैं व्यूअर्स के साथ में साझा करना चाहता हूँ कि 2006 में पहली बार मैं नेचुरोपैथी से जुड़ा और उसके बाद में अक्सर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं नेचुरोपैथी में जाता हूँ और अवेयर रहता हूँ, ट्रीटमेंट लेता हूँ। और आज हम लोग भोपाल में हैं और मुझे मौका है तो मैं बीसी छावड़ा सर को भी थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे कैंप में आऊँ और इन सारी चीज़ों को नज़दीक से देखूँ। सो बीसी सर, थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। पहला प्रश्न तो मेरा ये है सर कि एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है और वो जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है, प्राकृतिक चिकित्सा से, खान पान से कैसे स्वस्थ रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है शुरुआत में ही कि प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना तो चाहते हैं, अपनाते भी हैं, तो उसके बाद फिर जीवन भर छोड़ते नहीं है। पर जिन्होंने स्वाद नहीं लिया, इसका आनंद नहीं लिया, उनके लिए क्या? और सब लोग सोचते हैं कि चिकित्सा पद्धति तभी करनी चाहिए जब आप बीमार हैं, पर प्राकृतिक चिकित्सा और योग की ऐसी पद्धति है, आप बीमार नहीं भी हैं तो बीमार ना हो उसके लिए आप ये पद्धति करते रहिए ताकि जीवन में कभी भी आपको रोग ना आए। अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपकी जो दिनचर्या है, जो स्वस्थ दिनचर्या आपने प्रारंभ करी है, उसको नियमित रूप से अभ्यास रहित रहें ताकि आप आगे भी हमेशा स्वस्थ रहें। होता यह है जब बीमारियां होती हैं तो हमारी दिनचर्या अफेक्ट होती है और दिनचर्या में मैं ये कहता हूं, आप सुबह को उठने से लेकर रात तक जो भी कार्य करते हैं वो सब आपका दिनचर्या में आता है। फिर चाहे आपका बिजनेस का एक्टिविटी हो, ऑफिस का जॉब हो, खाने की हैबिट्स हो, सोने की हैबिट तक, सारी एक्टिविटीज दिनचर्या में। क्योंकि रात को जब सोने जाएंगे तो रात्रिचर्या चालू हो जाएगा, तो उसकी एक्टिविटी अलग है। राइट। पर एक पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक अगर आपका रूटीन अच्छा है फिर आप बीमार नहीं होंगे। एक आइडियल रूटीन बताइए डॉक्टर साहब, क्या रखना चाहिए? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि बैलेंस होना चाहिए। राइट। हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। जब इनका इम्बैलेंस होगा तो बीमारियां होती हैं। इसको कॉमन तरीके से समझने की कोशिश करें कि जब पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस होगा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, जब वायु तत्व का इम्बैलेंस होगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी, जब जल तत्व का इम्बैलेंस होगा तो आपके शरीर में तेज तत्व बढ़ेगा, मतलब आपके शरीर में सूजन बढ़ेगी, पानी, यस, फीवर हो सकता है, पानी बढ़ेगा।
क्योंकि वाटर का रिटेंशन है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, दर्द उत्पन्न होगा। और तेज तत्व की जब बात करते हैं तो ये डायरेक्ट आ जाता है हमारा गैस्ट्रिक फायर से और मेटाबॉलिक फायर से। तो इन दोनों कंडीशन में होता क्या है, एक तो या तो आपका शरीर का तापमान बढ़ गया, दूसरा या तो अपच की परेशानी, क्योंकि जठर अग्नि मान लो। तो ऐसे में चौथा जो हमारा तत्व इंपॉर्टेंट है वो है तेज तत्व, और आखिरी जो तत्व है वो है आकाश तत्व। अगर सारी जगह पे हम एम्प्टी स्पेस है, सारी जगह भर देंगे तो वहां पर मूवमेंट की एरिया नहीं बचेगी। और ऐसा ही शरीर के साथ होता है। हमारी आंतें जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो खाली रहनी चाहिए, क्योंकि वहां से तो मल जो है वो निकलेगा बाहर। आकाश तत्व तभी रह पाएगा जब वो खाली है। यस। अब होता क्या है कि आकाश तत्व को भर दिया मल के साथ में, तो बीमारी क्यों नहीं होगी। इसीलिए शरीर के अंदर इन पंच तत्वों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और ये ही उत्पन्न करते हैं वात पित्त कफ। और वात पित्त कफ से ही हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करते हैं, और इनको उत्साहित या यूं कहूं कि इनको ऊर्जाहित करने के लिए वात दोष बढ़ाने वाली वस्तुएं हम ग्रहण करते हैं। जैसे वात दोष से कहूं तो उसका पहला सिम्टम है दर्द। आपको पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द है, मतलब वात दोष बढ़ा हुआ है। अब उसको ठीक करना है तो वात दोष बढ़ाने वाली चीजें जो है उनको बंद करना होगा। जैसे दालें अधिक खाएंगे तो वात दोष बढ़ेगा, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, बेसन से बनी हुई वस्तुएं अधिक खाएंगे तो वात दोष होगा, गरिष्ठ भोजन करेंगे तो वात दोष होगा। तो परिवर्तन तो यहाँ करना होगा ना। वैसे ही कफ दोष का है कि जब आपके शरीर के अंदर आप मिल्क प्रोडक्ट्स अधिक लेंगे, घी तेल चिकनाई वाली चीजें अधिक लेंगे, तली भुनी चीजें अधिक लेंगे, तो क्या होगा, कफ पैदा होगा। तो उसको तो बंद करना होगा। बंद नहीं करेंगे और कफ दोष को ठीक करना चाहेंगे तो ये तो ऐसा ही हुआ कि कफ दोष बढ़ रहा है, आपको डॉक्टर ने बोला कि भैया डाइट में कुछ चेंज मत करना है, मस्त खाओ बिंदास आप तो, पर ये मेरी दवाई सुबह शाम और दिन में खाते रहना। आप खाते रहेंगे तो पहले तो दवाई बंद करनी है, ऊपर से आपको आपके शरीर के अंदर जो कारण बढ़ा रहा है उसको भी तो बंद करना है। तो आहार में परिवर्तन होना बहुत जरूरी। और फिर है जलन। तो जलन से हमारे शरीर के अंदर जो है हीट ज्यादा है वो प्रतीत होता है, जिससे कि एसिडिटी होती है। तो एसिडिक फूड अगर हम खाते रहेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे तो एसिडिटी ठीक नहीं होगी। एसिडिटी को ठीक करना है तो अल्कलाइन फूड लेना होगा, तो एसिडिटी ठीक होगी। अल्कलाइन फूड माने? अल्कलाइन फूड मतलब जिसका पीएच वैल्यू जो है अल्कलाइन नेचर का है। जैसे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, ये सब अल्कलाइन नेचर के। ओके। गरिष्ठ भोजन, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, ये सब जो है एसिडिक फूड है, यानी कुक्ड फूड। अग्नि पर पकाया हुआ भोजन, अग्नि पर पकाया हुआ भोजन आपको पौष्टिक तत्व नहीं देगा, क्योंकि उसका अग्नि ने पौष्टिक तत्व नष्ट कर दिया। तो इसको यूं समझे सर कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो जो पका हुआ भोजन है वो हम कम से कम खाएं, एक बात। और एक मेरा प्रश्न ये भी है, क्या बगैर पके हुए भोजन को खा के जिंदा रहा जा सकता है? बिल्कुल। पका हुआ भोजन खा के आप जिंदा रह सकते हैं, पर स्वस्थ नहीं। अपक्व भोजन खा के आप जिंदा भी रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो अपक्व भोजन अगर आप लेंगे, लॉन्गेटिविटी बढ़ेगा। इसको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ। आपने एक गाड़ी खरीदी जो कि किसी ब्रांड की है, हायर ब्रांड की है, पर वो चलती पेट्रोल से। अब उसके अंदर आप डाल दीजिए डीजल और चला के दिखाइए, वो अगर थोड़ी सी भी चलेगी ना तो उसकी गाड़ी का इंजन जो है ना वो बहुत दिन तक सरवाइव नहीं करेगा। पर सेम वे अगर आपने डीजल वाली गाड़ी खरीदी है, पेट्रोल डाल दीजिए। हमारी रचना शरीर की, प्रकृति की जो है वो पंच तत्वों से हुआ है, प्रकृति ने हमें दिया है। हमारे शरीर के अंदर प्रकृति को बैलेंस करना है तो सात्विक आहार देना होगा, क्योंकि जैसा खाएंगे हम वैसा ही होगा। तो ये जो पका हुआ भोजन है हम लोगों की जिंदगी में कैसे आ गया सर? ऐसा लगता है इसके बिना तो जीवन अधूरा है। तो मतलब इसकी शुरुआत कैसे रही होगी? सर ये
यहाँ पे आके ना ये मेरा मिथ टूटा एक्चुअली। मैं 5 दिन से लेक्चर सुन रहा हूँ, तो उसमें मैं बहुत सरप्राइज हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ यार हमने तो बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं पका हुआ खाना खा के। तो ये कैसे शुरुआत हुई होगी और इससे कैसे अभी मैं इसलिए इस पे बातचीत करना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि यार रोटी नहीं खाएंगे चावल नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। आप उसके रिवर्स कह रहे हैं कि रोटी नहीं खाएंगे चावल नहीं खाएंगे तो लंबे समय तक जिंदा रहेंगे जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत से अगर हम इवोल्यूशन थ्योरी देखें और जब हम लोग हमारे पूर्वज जब वो एप्स थे, मंकीज थे, तब से हमारा इवोल्यूशन होना चालू हुआ। हमने अपना बॉडी का डेवलपमेंट करते गए। तो पहले आप अगर देखेंगे तो वहां पर वो लोग केवल जो वन में जो जंगल में अवेलेबल था वही खाते थे, तो उनके दांत भी बड़े होते थे क्योंकि वो कच्चा जो है जानवर को मार के भी खाते थे। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे उन्होंने वो हंटिंग करना छोड़ दिया, अपने भोजन के लिए हंटिंग करते थे, हंटिंग करना छोड़ा, नेचुरल चीजों पे आए, तो ये दांत जो है वो धीरे धीरे रूडिमेंट्री हो गया, साइज कम हो गया। वैसे ही आप देखेंगे कि बंदर के दांत अभी तक नहीं हुए, शेर के दांत अभी भी बाहर रहते हैं। क्यों? हंटिंग उनका अभी भी नेचर है। हमारे में कल्टीवेशन, हम अपने आप को इवैल्व करते हुए इवोल्यूशन के अंदर आ गए। तो ऐसे में जब हुआ तो अग्नि पहले उत्पन्न, आकाश में वायु टकराई और जब घर्षण हुआ पृथ्वी से तो अग्नि तत्व उत्पन्न, आग आई तो अब कुछ तो पकाना पड़ेगा ना। तो वहां पर फिर मीट को, चिकन को जो हंट करते थे ना, उसको पका के फिर खाते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यार कुछ जो मसाले हैं, कुछ जो हर्ब्स हैं वो हमारे जंगलों में उत्पन्न होती ही है, औषधियाँ तो है ही, तो वो टेस्ट के लिए उसको भी डालना चालू कर, उसमें टेस्ट भी आने लग गया तो और मजबूत होके और खाने लगे। तो आप देखेंगे यहाँ से इवोल्यूशन चालू हुआ। फिर इन्वेंशन पे इन्वेंशन होते गए, फिर गैस भी आया तो सब चीजें आई, चूल्हा भी आया तो हमारे पहले आप देखेंगे स्टोव चलाते थे। सिलेंडर का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया? इन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट होता गया। पर ये जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे शरीर और एक प्रकार से यूं कहूं कि पीछे होता गया। हमारी जो पूर्वजों की जो लाइफ स्पैन थी ना वो 100 इयर्स थी, और आज अगर आप देखेंगे ना 75 इयर्स, मैक्स टू मैक्स 80 इयर्स। कुछ ऐसे विरले लोग मिलेंगे और वो भी मतलब बीमारी के साथ जीते हैं एक्चुअली 70-80 तक भी। कुछ विरले आपको मिलेंगे जो स्वस्थ 100 साल तक जीते। पर आप जापान में देखिए, आपका लाइफ स्पैन वहां पर देखिए, आपको वहां पर 130 लोग, 130 की उम्र के लोग मिलेंगे, 115 की उम्र में मिलेंगे, 100 तो क्रॉस करते ही। क्यों? क्योंकि उनका दिनचर्या वैसा, उनका रूटीन ऐसा है, इतना एक्टिव रखते हैं अपने आप को, और खाने में वो नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। फूड सप्लीमेंट्स इन द सेंस जो प्राकृतिक भोजन है, सैलेड्स के फॉर्म में, वो जो प्रकृति ने दिया है। अब मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी के अंदर जिस प्रकार का हम ईंधन डालेंगे गाड़ी हमारी वैसे ही चलेगी। ये ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये लिविंग फूड के लिए, इसके अंदर लिविंग फूड डालेंगे तो लाइफ देगा। लिविंग फूड का मतलब हो गया अपक्व भोजन, विच इज हैविंग लाइफ। जैसे एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूंगा। आप जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी बीज उठाए जी, और उस बीज को आप मिट्टी में डाल दीजिए तो वो उपजाऊ हो जाएंगे, मतलब दे आर हैविंग लाइफ। पर एक चिकन का पीस और एक बर्गर का पीस आप मिट्टी के अंदर डालिए और उत्पन्न करने की कोशिश करिए, वो नहीं होगा, दैट इज डेड फूड। अगर आप गेहूं को बोते हैं तो जवारे निकलेंगे, पर आप रोटी बना के मिट्टी में डालेंगे तो जवारे नहीं निकलेंगे। दैट इज कि हमने उस खाने को पूरी तरह से डेड कर दिया। मतलब सिंपली जब हम खाएं ये सोचें कि जो मैं खा रहा हूँ क्या इसे बोया जा सकता है, ये उग सकता है, तो वो हो गया लिविंग, उसको खाना है मतलब। और जिसका ऐसा लगे कि इसको बॉयल कर दिया या पका दिया है, अब ये उगने लायक नहीं रहा, तो वो हो गया डेड फूड। उसमें ऐसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जिसको खाने से आपको लाइफ मिले। लाइफ मतलब आपका मन प्रसन्न हो, स्वाद इंद्रियों के आधार पर नहीं, जिससे आपकी भूख कम। नेचुरल हंगर में ऐसा होता है कि आपके सामने सैलेड भी लगाए ना, वो भी टेस्टी लगेगा। पर अगर आपको नेचुरल भूख नहीं है ना,
तो सलाद में आप सोचेंगे अरे इसमें तो काली मिर्ची भी नहीं है, नमक भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं आ रहा है, फीका है, कैसे खाएंगे, ये तो बीमारों वाला खाना है, ये तो घास फूस है, ये प्राकृतिक चिकित्सक वाले लोग ही खाते हैं। पर जब आप उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं और जब आप सोचते हैं कि इससे आपको लाइफ मिलेगी, आजकल हुआ क्या ना, हड़बड़ाहट में, आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा था अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि दिनचर्या कैसे, मतलब हमारी लाइफ स्टाइल एक कैसे होना चाहिए सर। एक्चुअल में क्या है, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है जहां पर हमने सेल्फ का ध्यान रखना छोड़ दिया। हम ये सोचते हैं सेल्फ का ध्यान रखना, सुबह ब्रश करना, मुंह धोना, नहाना, कपड़े पहनना और सबसे मिलना और काम पे जाना, फिर रात को आना, चेंज करना और उसके बाद खाना खाना और सो जाना, ये लाइफ है। एक्चुअल में ये लाइफ नहीं है। 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने लिए अगर नहीं निकालेंगे, स्वास्थ्य को सस्टेन करने के लिए नहीं निकालेंगे, तो 24 घंटे जीना व्यर्थ है। 1 घंटा तो आपको डेडिकेट अपने लिए करना पड़ेगा। और उसमें आपको क्या करना है, आपको संतुलन रखना है। किसका? आहार का, क्योंकि गलत आहार से हम बीमार होंगे। हमारे सोच विचार का, अगर हमारा सोचने का तरीका जो है नकारात्मक है, तनावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल, एंगर, डिप्रेशन में है, गुस्सा आ रहा है या चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, तो खाने का असर तो हमारे ऊपर हुआ ही, पर हमारे विचारों पे भी वो असर हुआ। तो विचारों से क्या है कि हमारे शरीर के अंदर वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और जिससे कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो है वो बिना आराम किए कंटिन्यूअस काम करते रहेंगे। अब मान लीजिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं सर, आपको डे नाइट जो है शूटिंग करनी है आपके चैनल के लिए और नींद करने के लिए, आप कितने दिन कर पाएंगे? आप 2 दिन करेंगे, एक दिन मैक्सिमम 2 दिन करेंगे, पर तीसरे दिन ना आप बोलेंगे कि आज कोई प्रोग्राम नहीं रखना, आज पूरा दिन सोना है। आप बॉडी को जिस चीज की डेफिशिएंसी देंगे ना, बॉडी उस चीज का नीड आपको आज नहीं तो कल बीमारी के रूप में दिखाएगा। अगर नींद का डेफिशिएंसी है, नींद पूरा नहीं किया तो इंसोम्निया का प्रॉब्लम होगा, दैट कम्स अंडर लाइफस्टाइल डिजीज। वैसे ही अगर आपने खान पान पे नियंत्रण नहीं रखा तो मोटापे की प्रॉब्लम होगी, तनाव ज्यादा लिया तो हाइपरटेंशन होगा, और जब ये 2 दोस्त मिलते हैं ओबेसिटी और हाइपरटेंशन ना, तो तीसरा तो ले ही आते हैं, वो है डायबिटीज। बोलते हैं चलो भैया हमें क्या करना है, आज समय ये है कि बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल करें और अच्छी दिनचर्या से ये संभव है। अगर आप अस्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं, और यहाँ पर केवल एक शब्द है, मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, चेंज, परिवर्तन, और उस अस्वस्थ दिनचर्या में परिवर्तन लाते हैं, स्वस्थ दिनचर्या आपको पूर्णता मिल जाएगी। ग्रेट, दैट्स ग्रेट सर। व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी, कुछ क्वेश्चंस लेने का प्रयास करता हूं सर। स्काई बिज ग्लोबल डायमंड सुखदेव सोमानी का प्रश्न है, डॉक्टर साहब क्या प्राकृतिक चिकित्सा और योग से शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा जा सकता है? इसकी कितने दिनों की गारंटी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हम कभी भी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, आज ये मोबाइल खरीदने गए, तो ये मोबाइल खरीदने गए ना, तो उसने हमको पहले ही डाल दिया कि भैया इसकी 2 साल की गारंटी है, यानी 2 साल के बाद में क्या होगा, इवन कंपनी बोल रही है कि चले नहीं चले हम जिम्मेदार नहीं जी। आप जब शरीर का शुद्धिकरण करते हैं ना, तो बीमारियां तो नहीं होंगी, इसका गारंटी प्रकृति देती है, हम नहीं, क्योंकि आप प्रकृति माँ की शरण में जाते हैं, आप वहां जा। इसमें एक उदाहरण के रूप में समझाऊंगा तो बहुत आसानी होगी। आपके पास एक मोटरसाइकिल जो है वो है होंडा कंपनी। आपके मोटरसाइकिल में कोई तकलीफ होगी तो आप क्या करेंगे? लोकल मैकेनिक को दिखाएंगे या मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, अपने सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे। कॉमनली हम क्या करते हैं, तकलीफ अगर छोटी होती है तो लोकल मैकेनिक को दिखा देते हैं, पर जब समझ में नहीं आता है ना, तो हमारी एक भ्रांति रहती है, यार वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे ना, वो कंपनी में दिखाएंगे ना, पैसा ज्यादा ले लेंगे, बाहरी काम करा लेंगे। तो हम को एक्चुअल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या ज्यादा प्रॉब्लम, हमें मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए जिसने वो ब्रांड का डेवलप किया है गाड़ी जी। वो वहां पर सही से देखेगा उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने बनाया।
हम ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जब बीमार होते हैं ना, तो हम लोकल मैकेनिक के पास जाते, मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते। हमारा मैन्युफैक्चरर कौन? प्रकृति। प्रकृति ने दिए हैं पंच तत्व, तो हमें उनका इस्तेमाल करेंगे तो सदैव निरोगी रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। पर उसको करना छोड़ देंगे तो गारंटी तो मैं भी नहीं दूंगा। आप अगर स्वस्थ रहने के नियम अपनाते रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये गारंटी प्रकृति देती है। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर। ये प्रश्न है द आरसीएम टेक्निकल राहुल चोटामा का। आज जो बीमारियां हो रही हैं उसका क्या कारण है, उनसे कैसे निदान पाएं? तो ये रियली सर आजकल ऐसी बीमारियां हैं जो पहले हमने उनके नाम नहीं सुने थे, आपके सामने तो आती होंगे बहुत सारे लोग। और स्पेशली कैंसर जो है ना, एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी ऐसा लगता है स्वस्थ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, उसको भी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां एकदम से आना स्टार्ट हुई हैं सर, कोई उसकी खास वजह और कैसे उनको कंट्रोल करें हम? कुछ बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं एक्सोटॉक्सिन्स के कारण, और कुछ बीमारियां होती हैं जो होती है वो एंडोटॉक्सिन्स के कारण। इसमें फर्क क्या है? एक्सोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो एनवायरनमेंट से शरीर के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, और जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो घर जाके बीमारी करते हैं, मतलब अंदर जाके बीमारी करते हैं। ऐसे में आपने 1 साल से जो अपना कोरोना काल चल रहा था, आपने देखा होगा, ये कोरोना वायरस जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाता है और अंदर जाके बीमारी पैदा करता है। आपका बॉर्डर लाइन जो था, फर्स्ट लाइन डिफेंस जो था, वो स्ट्रांग नहीं था, तभी तो उसने बॉडी के अंदर इम्पैक्ट किया। अगर आपका बॉर्डर स्ट्रांग होता, पुलिस आर्मी स्ट्रांग होती, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके बॉडी की अच्छी होती, तो अंदर नहीं आने देता। इसीलिए आपने देखा होगा पूरे देश में कोरोना महामारी फैली, पर वो अफेक्ट उनको किया जिनका कोमॉर्बिडिटी था, कोई प्रॉब्लम थी पहले से ही, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। तो आपने ये एक्सोटॉक्सिन्स है, तो बैक्टीरियाज, वायरस, पैरासाइट्स, ये सब बाहर से आके हमला करते हैं हमारे शरीर के अंदर। और कुछ चीजें होती है जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, जैसे हमने खाना खाया, ग्लूकोज ने मेटाबोलाइज किया, उसका एंड प्रोडक्ट बना लैक्टिक एसिड। वैसे ही प्रोटीन खाया, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट बना यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। अब ये है एंडोटॉक्सिन। अगर इसका आपने शरीर से निकाला नहीं, एलिमिनेशन नहीं हुआ, तो ये शरीर के अंदर बीमारी पैदा करेगा, और ये उस कंडीशन में होगा जहां पर आपको फिर गाउटी अर्थराइटिस रिजल्ट करेगा। यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? गाउटी अर्थराइटिस क्रिएट करेगा, पेनफुल जॉइंट्स देगा। कहने का तात्पर्य है, खाना तो अधिक मात्रा में अगर लिया तो एंड प्रोडक्ट भी अधिक बनेगा, या तो खाना खाया पर शरीर का एलिमिनेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं। तो ये एंडोटॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। पर मेजॉरिटी में अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे जीवन शैली के संबंधित बीमारियां हैं, जहां हमारी दिनचर्या में अफेक्ट हुआ, वहां पर बीमारी का प्रारंभ हुआ। आपको बीमारी रोकनी है तो दिनचर्या को सही कर दीजिए, और शरीर के अंदर जो कारण है, गलत आहार, गलत विचार, गलत सोच विचार, गलत रहन सहन, तो ये जो बीमारियां हैं उसकी वजह भी यही मानते हैं? बिल्कुल, गलत आहार, गलत सोच विचार, गलत रहन सहन, ये तीनों मेजर कारण है बीमारी होने के। तो इसको हम यूँ समझे, पहले लोगों का जो लाइफस्टाइल था थोड़ा बेटर था, अब जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं उसकी वजह से खाना पीना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया है, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं हमारे देश में, लग्जरी लाइफ जीने लग गए हैं, तो इसलिए बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। नेचुरली देखिए, आप गांव में देखेंगे तो आपको कुपोषण मिलेगा, वहाँ ओबेसिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर मैकडोनल्ड्स और केएफसी और जो फैटी फूड्स है, फास्ट फूड्स है, वो नहीं पहुंच पाए। पर आप शहर में देखेंगे तो ओबेसिटी मिलेगा, वहां कुपोषण नहीं मिलेगा। और किसी भी आप अगर बॉडी का या एक जनरल सिनेरियो आप देखेंगे ना एनवायरनमेंट का, उसमें आप देखेंगे ओवर न्यूट्रिशन इज द प्रॉब्लम, अंडर न्यूट्रिशन इज नॉट द प्रॉब्लम।
हमने जरूरत से ज्यादा दिया सुख सुविधाएं मिलने के कारण, और हमने जो हमारा प्रयास था, जो कार्य था, जो इस्तेमाल करने की वो एनर्जी यूटिलाइज तो करें, वो समय नहीं दिया। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न है पूनम शर्मा का। सर, मैं आपकी सारी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ। हार्ट डिजीज व हर्निया की प्रॉब्लम है, बिना ऑपरेशन के इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। हार्ट डिजीज रिवर्सल हो सकता है अगर हम पूरी तरह से डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें, जहां पर कुछ कार्डियक एक्सरसाइजेस भी आपको करनी होंगी, और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से हर्निया उत्पन्न होता है, तो एब्डोमिनल प्रेशर भी आपको कम करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि हार्ट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेजर कारण है कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करने का। कोलेस्ट्रॉल को गलाने के लिए लहसुन और अदरक, ये दो चीजें बहुत इफेक्टिव हैं, जो आपके ब्लड के आर्टरीज में से जो आपके कोलेस्ट्रॉल को क्लीन करेंगी और आपके ब्लड का इजी स्मूथ सर्कुलेशन करेंगे टुवर्ड्स कार्डियक मसल। तो जब आपके कार्डियक मसल को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, तो उनका पंपिंग अच्छा होगा और यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है। पर इसके साथ में ध्यान रखें, एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक डेली करना होगा, जिससे एलिमिनेशन की प्रक्रिया अच्छी होगी, पसीना निकलेगा और यूरिन फ्लो अच्छा होगा, मल त्यागने में अच्छा, अगर कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो रहा है और मल त्याग रहे हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम करते हैं जैसे सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम, उनके लिए काफी अच्छा होगा। चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, वो काफी इफेक्टिव होगा। शीतली शीतकारी प्राणायाम काफी इफेक्टिव रहेगा जब हम हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं, तो उनसे काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। पर ध्यान रखिए, हर्निया की प्रॉब्लम को ठीक करना है, मतलब एब्डोमिनल प्रेशर कम करना है, तो एनीमा का नियम बनाना होगा, और एटलीस्ट 1 महीने में कम से कम आप 15 दिन एनीमा लीजिए ऑल्टरनेट। तो उससे क्या होगा कि जो आपके इंटेस्टाइन में मल जमा है वो बाहर निकलेगा और आपकी इंटेस्टाइन खाली होगी। रीजनरेशन का पावर अगर एक्टिवेट करना है बॉडी के अंदर, तो उपवास करना होगा, क्योंकि उपवास से जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। अगर आप उपवास करेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होगी। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज में लेके जा रहा हूँ सर, जो बड़ी लर्निंग्स में से एक लर्निंग है फास्टिंग। और फास्टिंग से आपने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। एक आम आदमी घर पे अगर फास्टिंग करना चाहे, हेल्थ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा हम उसको स्पिरिचुअली एंगल नहीं देखते हैं, तो क्या सही तरीका है? महीने में कितने दिन करनी चाहिए? देखिए, फास्टिंग वैसे तो कई तरीके हैं फास्टिंग करने के। जी, कुछ लोग सुबह से रात तक फास्टिंग करते हैं, पर उसके बीच में ये गलत तरीका है, मतलब भ्रांतियां हैं जो कि उसमें आप जो फलियारी है वो खाएंगे, या फ्रूट्स हैं वो खाएंगे, या आपने साबूदाने की खिचड़ी ले ली या साबूदाने की टिकिया बना के ले ली, वो और हैवी कर रहा है, वो फास्ट नहीं कर रहा। फास्टिंग इज टोटल एब्सटिनेंस, और जो स्वेच्छा से हो। तो फास्टिंग, उपवास मतलब उपवास, आप प्रभु परमात्मा के निकट वास कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। और जब आप उपवास कर रहे हैं, आपका मन शांत, शरीर की हलचल जो है वो कम हो, शारीरिक श्रम, ऐसा नहीं आपको जिम जाना है 1 घंटा फास्टिंग करके, नहीं, रिलैक्स और फिजियोलॉजिकल रेस्ट। तो जो आपने, जब से हम पैदा हुए तब से हम केवल खा ही रहे, कभी छुट्टी नहीं करी। 1 हफ्ता काम करने के बाद में ऑफिस में से भी 1 दिन छुट्टी मिलती है। हमने अपने शरीर के ऑर्गन्स को कभी छुट्टी दिया? कभी हार्ट ने बोला कि मैं एक काम करो, आज 4 दिन के लिए काम नहीं करता हूँ, छुट्टी करता हूँ, बचपन से पंप करता हुआ आ रहा हूँ? कभी नहीं बोला। कंटिन्यूअस काम कर रहा है, उसी काम में वो कब आराम कर रहा है, दैट इज व्हाट फिजियोलॉजिकल। हमें वो बढ़ाना है। तो मैं यहाँ समझता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मॉड्यूल दी बेस्ट फास्टिंग मेथड है, जहां पर आप रोज उस फेज को आइडेंटिकली फॉलो कर सकते हैं। 16 आवर्स का फास्टिंग, 8 आवर्स का ईटिंग विंडो पीरियड, राइट। आपने अगर 12 बजे तक कुछ नहीं लिया है सुबह को, तो पहला मील 12 बजे ले लीजिए, और सेकंड मील जो है वो आप शाम को 7:30-8 बजे लीजिए।
राइट। ये 8 घंटे के विंडो पीरियड में आप कंज्यूम करिए हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। हाँ, उसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो आप। हाँ, ऐसा नहीं कि पिज्जा बर्गर खा लिया पूरा बराबर कर दिया, तो आपकी कैलोरीज जो होंगी दैट विल बी बिटवीन 500 to 800, उससे ज्यादा कैलोरीज नहीं। तो आप चाहें तो वेजिटेबल खिचड़ी लें, मिलेट्स दलिया बना के ले लें, या मिलेट्स का खिचड़ी बना के लें, ऐसी लें जो लो कैलोरी डाइट खाने में। और वेरेज जहां पर आप उपवास कर रहे हैं फिर आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना। उससे क्या होगा, कैलोरी डेफिशिएंसी होगा। जब कैलोरी डेफिशिएंसी होगा तो ऑटोफेजी रेस्पॉन्स जो है आपके बॉडी का, सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म ऑफ सेल, हर एक सेल वो एक्टिवेट, और जो टूटे फूटे सेल्स होंगे वो हटा के क्लीनिंग होके नए सेल्स उत्पन्न होंगे। तो उसको मैं इस रूप में देख रहा हूँ सर, मैं यहाँ से जाके जो मेरे दिमाग में आइडिया है ये मैं करने वाला हूँ। तो एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम फ्रूट्स खाऊंगा और वेजिटेबल खाऊंगा, उसको अपनी लाइफस्टाइल बना लूँगा। यस। और दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि सप्ताह में एक दिन मैं लिक्विड डाइट पे रहूँ, उसमें पानी पीऊँ और जूस लूँ, और उसका एक डे फिक्स कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने किया कि भाई ट्यूसडे मैंने फिक्स कर लिया, तो ट्यूसडे को मैं लिक्विड डाइट लूँगा। तो ऐसा अगर जो हेल्थ कॉन्शियस व्यूअर्स हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं आपके व्यूअर्स को 5 चीजें देता हूँ प्लीज सर, जो उनको उनका हेल्थ को प्रिजर्व करके रखे। हेल्दी तो हो गए, जैसे एक क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या गारंटी है, हाँ। ये 5 प्रिंसिपल कर लीजिएगा, इसकी गारंटी आपको मिल जाएगी कि आप बीमार नहीं होंगे। सर दिन में 2 ही बार खाना खाना। अच्छा, राइट। खाना कौन सा हो, प्राकृतिक भोजन, उसमें फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, जूसेस हैं, वो आप ले सकते हैं। सेकंड नंबर, 2 से 3 लीटर पानी पीना। राइट। जब हम पानी सफिशिएंट पिएंगे तो हमारे बॉडी से एलिमिनेशन अच्छा होगा। और मन की शांति के लिए थर्ड है, 2 टाइम प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए, या अपने इष्ट देव को आप धन्यवाद दीजिए सुबह को रात को कि आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलाता है। और जब आप वो ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं ना, तो भगवान को भी थोड़ी खुशी होती है और वो भी आपके ऊपर आशीर्वाद करता है और बोलता है कि भैया ऐसे ही स्वस्थ रहना हमेशा। 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए आप जरूर निकालिए। फिर आप चाहे लूजनिंग एक्सरसाइज करिए, सूर्य नमस्कार करिए, वॉक करिए, कोई भी एक्टिविटी आपको 1 घंटा निकालना ही होगा एक्सरसाइज। और हफ्ते में 1 दिन उपवास। अब वो जो हफ्ते में 1 दिन उपवास है, वो उपवास कैसे होगा, वो केवल जूसेस पे। जूसेस की भी क्वांटिटी तय करनी पड़ेगी। यस, केवल 4 बार जूसेस लेने हैं, एक गिलास, एक 250 ml, 200 ml to 200 250 ml, हाँ। इस बीच का 4 बार आपको लेना होगा 24 आवर्स में। 24 आवर्स में। उसमें भी ऐसा नहीं है 8-10 ग्लास पी रहे हैं पूरा दिन जूसेस पे रखें। और सबसे बेस्ट है लेमन वाटर के ऊपर अगर आप फास्टिंग करते हैं। पर वो लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, दे कैन डू लेमन हनी वाटर। पर और भी इसमें बहुत लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जूसेस को अडॉप्ट करिए। जूसेस पे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम फ्रूट पे रहा जा सकता है सर, वहां से Yes. शुरुआत किया जा सकता Yes. है। एक वीक फ्रूट पे रहे, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अगली बार फिर जूसेस पे रहे, उसके बाद में फिर कोशिश किया कि वो तो देखिए ना, वाटर पे चले जाएं। मन को मानना है। हाँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने मन बना लिया हाँ। कि मेरे को उपवास करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप देखिए ना, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोग फास्टिंग करते हैं। हाँ, yes. अन्ना हजारे जी एग्जांपल है। हाँ, उसके बाद में आप घर में देखिए, ट्रेडिशनली करवा चौथ का उपवास रखते हैं, एकादशी का उपवास रखेंगे, नवरात्रि का उपवास रखते हैं। तो क्या आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास नहीं कर सकते? लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, वो एक दिन ही रखते हैं ना, तो उससे बेनिफिट नहीं मिलता। इसको जैसे आपने कहा ना, वीकली एक बार अगर हम लोग Yes. रखेंगे तो ही उसके बेनिफिट। यस, होता क्या है लाइफ में, जैसे आपको एक दिन सरकार छुट्टी देती है, शरीर को खाने की 1 दिन की आप छुट्टी दीजिए। उससे क्या होगा, किचन में आपके घर में और किसी को काम भी नहीं करना पड़ेगा, उनको भी आराम मिलेगा, और जब रेस्ट मिलेगा तो रिवाइटलाइजेशन जल्दी होगा, रिजेनिवेशन जल्दी होगा, और इसी से ही रीजनरेशन की पावर बढ़ेगी और हमारे शरीर के अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगा। मतलब शरीर को स्वयं से ठीक करने की प्रक्रिया। और उसी तरीके से आप सब लोग घर पर रहकर स्वस्थ रह सकते हैं, केवल अपने किचन को
अपने किचन को औषधालय बना लें, प्राकृतिक औषधालय बना लें, जहां पर आपको औषधि खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, आपके किचन में वो औषधियां अवेलेबल है। फिर चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे इलायची हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे जीरा हो, चाहे आपका हल्दी हो, कोई भी आप नेम इट, जो खाने का, क्योंकि आहार ही आपकी औषधि है। फूड इज योर मेडिसिन। तो आप मेडिसिन को आहार की तरह अगर नहीं लेना चाहते, आहार को आप औषधि बना लीजिए, फिर आपको औषधियां आहार की तरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। आपके पास तो बहुत खजाना है सर। मैंने प्रैक्टिकली 5 दिन से उसको मैंने ग्रहण किया है। थैंक यू। और मैं एक और आपसे परमिशन चाहता हूँ कि आपका जो ज्ञान है वो मैं अपने शब्दों में व्यूअर्स के सामने शेयर करने की इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। और हमारे इस शो की खासियत है सर, एक बार हमारे साथ जो मेहमान जुड़ते हैं ना तो फिर वो जुड़ जाते हैं जिंदगी भर के लिए। हम हमेशा के लिए, हमारा भी एक सिद्धांत है सर, आप हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर आए, आपको ये हॉस्पिटल नहीं लगा, ये घर लगा सर। ये आपको ये एक हीलिंग होम लगा है। और आपकी जो भावना है, जो औरों को स्वास्थ्य प्रदान करना, वो अपने चैनल के माध्यम से आप करते हैं। अगर ये भाव ना होता तो आज शायद हम भी यहाँ ना होते। वो भाव है, इसीलिए हम यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर ये आपका परिवार है। जब चाहे, जिस दिन चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ये आप ही का ही घर। चलिए, व्यूअर्स डिपेंड करेंगे। व्यूअर्स की अगर ज्यादा डिमांड आएगी कि डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लें तो फिर मैं 5 या 10 दिन का कैंप करूंगा सर। पक्का, बिल्कुल। और लास्ट में फिर एक इंटरव्यू हम शूट कर लेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये थे डॉक्टर गुलाब राय टेवानी जी, सीएमओ संत कृदाराम नेचर केयर एंड योगा हॉस्पिटल। इस इंटरव्यू ने मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दी है। पिछले 5 दिनों के कैंप से मैं बहुत कुछ सीखा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको बहुत अच्छी लर्निंग देने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे, आपको हेल्थ बेनिफिट हुए, तो पर्सनली इस इंटरव्यू को आप जरूर शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनका आप भला चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिएं।